हे एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी आई दृष्टि का करंट अफेयर पार्ट, है ना, जिसका आप सबको वेट रहता है। अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेशनल अफेयर्स वाला पार्ट। जो नेशनल अफेयर्स वाला पार्ट है वो हमारा 3 वीडियोस में कंप्लीट होगा। आज हम लेके आ रहे हैं हमारा पार्ट 1 एंड जल्दी हम हमारे पार्ट 2 एंड पार्ट 3 करके नेशनल अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे। सिमिलरली फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे इंटरनेशनल अफेयर्स पे एंड ऐसे करते करते हम हमारी जो दृष्टि वाली बुक है आई दृष्टि, इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और ये सीरीज़ जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। तो इस सीरीज़ को देख लीजिएगा अच्छे से एंड इसको रिवाइज़ करते चलिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का वो वाला पार्ट होता है जहाँ हमें रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं हमारे बिल्कुल फर्स्ट न्यूज़ पे। ये है हमारी 12th इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, 26 का है। अब आपको इसमें क्या क्या याद रखना है मैंने हाईलाइट कर दिया है, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप बस पूरा फोकस रखिएगा यहाँ पर समझने में। जब आप पूरा पढ़ लोगे ना, उसके बाद जाके अपने हाथ से एक बार ना पॉइंट्स रिवाइज कर लेना। अच्छा, इस वाली न्यूज़ में हमने क्या पढ़ा था, ये हो गया है ना। इस तरीके से अपनी न्यूज़ को रिवाइज कर लीजिएगा। आपके हैंड रिटन नोट्स भी बन जाएंगे एंड आपके पास डिटेल नोट्स तो आपको पीडीएफ पे अवेलेबल हो ही जाएंगे। चलिए, तो फर्स्ट न्यूज़ है हमारी 12th इंटरनेशनल योगा डे। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने कहाँ सेलिब्रेट किया। तो याद रखिएगा कहाँ किया है, कोलकाता में। ओके, फिर आता है कि जो हमारे पीएम है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में ही। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है इसमें वो ये है कि जो जून 21 है ना, क्योंकि 21 जून को ही हमारा इंटरनेशनल योगा डे होता है, ये याद रखना है। तो 21 जून हमारा इस बार का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्टिव सेलिब्रेशन डे भी बन गया है। ये आपको याद रखना है फैक्ट, है ना, क्योंकि ये हमारे पीएम ने खुद ने बोला है। तो इस लाइन से स्टेटमेंट बन सकता है एग्जाम के लिए। एंड आपने यूपीपीसीएस में देखा होगा कि वो सीधा पूछ लेते हैं कि मतलब ये जो स्टेटमेंट है कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्टिव सेलिब्रेशन हुआ जून 21 को, ये किसने कहा था। तो याद रखिएगा किसने कहा है, हमारे पीएम ने बोला है। उन्होंने क्या बोला है कि योगा रिप्रेजेंट्स करता है कनेक्शन, यूनिटी एंड हार्मनी। अब आपको पता है मेंस में आपके GS5 में से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं योगा वगैरह से। ठीक है, तो ये वहाँ पर आप इसको अपने इंट्रोडक्शन या फिर कंक्लूजन वाले पार्ट में यूज़ कर सकते हैं, इस वाली लाइन को, है ना, ऐसे भी मार्क करते हुए चलिएगा। अब आता है कि थीम क्या थी हमारे प्री पर्सपेक्टिव से। तो आपको थीम याद रखनी है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। अब बात करते हैं तो जो हमारे मेन फैक्ट्स है वो आपको याद रखने हैं कि कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ, कोलकाता में। पीएम ने भी अटेंड किया, है ना। और किस दिन मनाया जाता है, तो जून 21 को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। और इस बार की थीम क्या है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये आपको 4 पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब देखते हैं कि जो प्रिपरेशन हो रही थी इंटरनेशनल योगा डे की, वो पता है हमने काउंट डाउन वाइज किया। मीन्स 100 डे का काउंट डाउन हुआ, 75, 50, 25। तो हो सकता है ये वाला ना आपका मैच द फॉलोइंग करके आ जाए, है ना। तो याद रखना 100 डेज वाला काउंटडाउन कहाँ से बिगेन हुआ, हमारा न्यू दिल्ली से। 75 डे का महाराष्ट्र से, मतलब लोनार में हुआ, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। 50 डे वाला हमारा हैदराबाद में हुआ, कहाँ पर, कान्हा शांतिवनम से। एंड 25 डे वाला हुआ हमारा खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट से। तो आपको याद रखना है इसमें 100 डे वाला काउंटडाउन न्यू दिल्ली, 75 वाला महाराष्ट्र, 50 डे वाला हमारा हैदराबाद एंड 25 डे वाला हमारा कहाँ पे हुआ, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स में। तो ये आपको याद रखना है। फिर ये क्या है, नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हमारा। इस कैंपेन में क्या था, 100 डेज 100 सिटीज एंड 100 ऑर्गेनाइजेशन, जिससे क्या हो, रेगुलर योगा प्रैक्टिस हो। इसीलिए अब सोचो रेगुलरली चाहिए, ऐसा ना हो कि सिर्फ एक दिन का हो। तो इसलिए क्या आया, हमारा योगा 365 भी एनकरेज किया गया कि सिर्फ 21 जून को योगा मत करो, डेली लाइफ का ये पार्ट होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स हमारे। जो योगा डे का इनिशिएटिव है वो कब से हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया ने ही प्रपोज किया इसको इंटरनेशनल लेवल पे। तो याद रखना है कि सबसे पहले प्रपोज किया इसको हमारे पीएम ने, कहाँ पर, यूनाइटेड नेशंस में। किस ईयर में, 2014 में। याद रखना है प्रपोज किया 2014 में। फिर यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर भी कर दिया जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे। किस दिन, 11 दिसंबर 2014। ये डेट याद रखनी है कि जून 21 को यूएन ने डिक्लेयर कर दिया आईवाईडी मीन्स इंटरनेशनल योगा डे। और किस डेट को किया था ये वाला डिक्लेरेशन, तो 11 दिसंबर 2014 को। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर। फिर उसके बाद ये याद रखना है कि जो हमारा डिक्लेरेशन था वो 2014 में हो गया है, बट जो पहला सेलिब्रेशन हुआ वो हमारा कब हुआ, 2015 में। तो द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वॉज हेल्ड एट राजपथ
न्यू दिल्ली, क्योंकि इंडिया ने ही प्रपोज किया था, तो इंडिया में ही सबसे पहला ये क्या हुआ, सेलिब्रेट हुआ, कहाँ पर, राजपथ न्यू दिल्ली में। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये वाली न्यूज़ हमारे यूपीपीसीएस में किसी काम की नहीं है, ये हो सकता है गुजरात पीएससी में आए, बट हमारे काम की नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये हमारे यूपी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि क्या हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फेज़ 1। अब पहली चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा कि ये ग्रीन प्रोजेक्ट है हमारा। दो तरीके के हमारे होते हैं, एक ग्रीन और एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, और एक होते हैं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ग्रीनफील्ड मतलब पहली बार बिल्कुल इनिशिएशन हुआ है वहाँ पे, है ना, स्टार्टअप है वहीं से। बट ब्राउनफील्ड की ऑलरेडी कुछ था एंड अब उस पर रीस्टार्ट चीज़ें हुई है उस तरीके से, और ये हमारी यूपी के अंदर है, इसलिए ये क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आप याद रखिएगा कि कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू हुआ किसका, जेवर एयरपोर्ट का, मतलब नोएडा में आता है ये, है ना। और किसने इनॉग्रेट किया है, प्राइम मिनिस्टर ने। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किसने इनॉग्रेट किया है, प्राइम मिनिस्टर ने। और ये जेवर कहाँ पर है हमारा, गौतम बुद्ध नगर में, मीन्स नोएडा में। अब आते हैं कि यहाँ पे हमें पता है एमआरओ फैसिलिटी भी है। एमआरओ मतलब मेंटेनेंस भी होगा, रिपेयर भी होगा एंड ओवरऑल फैसिलिटी भी है। अब एमआरओ फैसिलिटी, एक और चीज़ में याद रखना, जो उड़ान स्कीम है ना हमारी, उसमें क्या किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने लगभग 29,000 करोड़ रुपए उन्होंने अप्रूव किया है जो उड़ान स्कीम है उसको एक्सपेंड करने के लिए। और उड़ान स्कीम में भी हमारी एमआरओ फैसिलिटी अवेलेबल है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट इसमें हमारे लिए पढ़ने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ पे ये याद रखना है, ये जो प्रोजेक्ट है ना हमारा, ये हमारा एक्चुअली अप्रूव हुआ था 2003 में, ठीक है। किसके अंडर था, मतलब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। अब ये बना कौन रहा है ना, कौन इस पे काम करा, तो याद रखना YIAPL, मतलब ये हमारी क्या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 100% सब्सिडरी किसकी है, ज्यूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG की। इसको काम दिया गया है, मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको डेवलप करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, ऑपरेट करना है, ठीक है, ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को। ग्रीनफील्ड अभी आपको समझ में आ गया होगा, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब ये सोचो प्राइवेट भी रिलेटेड है, तो मीन्स ये हमारा क्या है, PPP इनिशिएटिव है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली चीज़, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आई एम होपिंग कि ये वाली न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। दोबारा एक बार देख लेते हैं कि क्या हुआ है। हमारा जेवर एयरपोर्ट के बारे में बात हो रही है, किसने इनॉग्रेट किया है, हमारे PM ने इनॉग्रेट किया है। MRO फैसिलिटी भी अवेलेबल है, उड़ान स्कीम में भी लगभग 29,000 करोड़ और दिए हैं स्कीम को एक्सपेंड करने के लिए। इस स्कीम में भी हमारी MRO फैसिलिटी है। और ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, है ना, तो ये एक्चुअली अप्रूव्ड कब हुआ था, 2003 में, ये आपको याद रखना है। और ये हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है PPP इनिशिएटिव पर है ना, और कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है प्राइवेट साइड से, तो YIAPL, जो कि 100% सब्सिडी है किसकी, ज्यूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG की। ये आपको याद रखना है। ये डेवलपमेंट भी करेगी, कंस्ट्रक्शन भी करेगी एंड ऑपरेशन भी करेगी, और कैसा है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पे। सिक्किम डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट स्टेट। सिक्किम को क्या बोला गया है, फुली लिटरेट स्टेट। अब ऐसा नहीं है कि सिक्किम पहला बना है, सिक्किम कैसा बना है, 5th स्टेट बना है, ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब सिक्किम अगर 5th बनाए तो उससे पहले भी कुछ होंगे। अब सिक्किम 5th बनाए अंडर द उल्लास प्रोग्राम, याद रखना। हम जो PYQ सीरीज़ कर रहे हैं उसमें आपने देखा है कि उल्लास, ये जो स्कीम है हमारी एजुकेशन वाली, उसमें वो क्या करते हैं, उसको अरेंज करवा देते हैं क्रोनोलॉजी में, तो ये आपको याद रखना है, ओके। अब याद रखना है, इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो एक सेकेंड यहाँ पे आ जाते हैं, ओके। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो ऐसे याद रखना कि मिज़ोरम हमारा क्या बना, पहला स्टेट बना है इंडिया में जिसको फुल लिटरेसी का स्टेटस मिला है। तो सबसे पहले हमारा कौन बना है, मिज़ोरम। और अगर मैं बात करूं मिज़ोरम से भी पहले, ठीक है, तो मिज़ोरम से पहले हमारा बना है लद्दाख। लद्दाख हमारा क्या है, नॉन स्टेट है, मतलब UT है ना, स्टेट नहीं है अभी, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि मिज़ोरम से भी पहले हमारा क्या बना है, लद्दाख बना है, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जिसको फुली लिटरेसी डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद कौन सा बना है, मिज़ोरम। मिज़ोरम क्या है, फर्स्ट स्टेट है। बस यहीं पर जो एग्जामिनर है ना वो हमें फंसाएगा कि अगर UT पूछेगा तो लद्दाख है, बट स्टेट पूछ रहा है फर्स्ट, तो आपको याद रखना है क्या है, मिज़ोरम है। अब मिज़ोरम के बाद अगर आते हैं तो याद रखना है कौन है, गोवा बना दूसरा।
थर्ड अगर मैं बात करूँ तो हमारा कौन बना है, त्रिपुरा। एक सेकेंड आते हैं हम, हाँ तो ये गोवा बना, गोवा से पहले कौन बना, त्रिपुरा। त्रिपुरा से पहले हमारा कौन बना है, हिमाचल, है ना, वेट, ठीक है, हिमाचल। और फिर हमारा अभी रिसेंटली कौन बना है, सिक्किम। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है कि लद्दाख, अगर यूटी पूछ रहा है तो, ठीक है। और अगर नॉर्मल स्टेट पूछ रहा है तो हमें क्या याद रखना है, मिज़ोरम। ओके, एम आई क्लियर। अब आप अरेंज कर लेंगे, मिज़ोरम, फिर इससे पहले हमारा क्या हो जाएगा, गोवा, फिर त्रिपुरा, ठीक है, देन उससे पहले हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और फिर हमारा क्या बना है, मीज सॉरी ये वाला मैंने करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने शायद रिवर्स बोल दिया कि सबसे पहले लद्दाख, देन मिज़ोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश एंड नाउ सिक्किम। ओके, चलिए आगे चलें आप। ओके, अभी ये एक सेकंड में पॉइंट्स हटा देती हूँ, है ना। चलिए अब यहाँ पे ना आपको एक दो चीज़ें और ध्यान रखनी है। सिक्किम के लिए आपको याद होगा ये 100% ऑर्गेनिक स्टेट भी बनाता हमारा, ये वाला पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। और जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सिक्किम डिक्लेयर किया गया है इंडिया का पहला पेपरलेस जुडिशरी, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है कि इंडिया का क्या है, पहला पेपरलेस जुडिशरी। तो ये इस वाले पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये कब डिक्लेयर किया गया। तो एक हमारी कॉन्क्लेव हेल्ड हो रही थी कहाँ पे, गैंगटॉक में। गैंगटॉक क्या है, सिक्किम की कैपिटल है ना। तो उस कॉन्क्लेव का नाम क्या है, कॉन्क्लेव ऑन टेक्नोलॉजी एंड जुडिशियल एजुकेशन, ये आपको याद रखना है। ये डिक्लेरेशन किसने किया है, जस्टिस सूर्यकांत ने, जो कि कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये वाला पॉइंट आप देख लीजिए, वैसे तो मतलब आप अगर एग्जाम में आएगा तो एलिमिनेटर आराम से कर पाओगे कि अब देखो पेपरलेस जुडिशरी मॉडल के बारे में बात हो रही है। तो क्या होगा इससे, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी और सिटीजन सेंट्रिक होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया 2024 की रिपोर्ट। तो अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट रिलीज़ कौन करता है। तो याद रखना एनसीआरबी, एनसीआरबी मीन्स नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये आपको याद रखना है कि कौन रिलीज़ करता है, एनसीआरबी। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारी की फाइंडिंग्स क्या है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स जो मैंने मार्क किए हैं उस पर फोकस रखिएगा कि जो एक्सीडेंटल डेथ्स हो रहे हैं ना इंडिया में, उसका जो रेट है वो हमारा 24 में कंपेयर करें 2023 से 24 को, तो 24 में क्या हुआ है, ये डेथ्स इंक्रीज हुई हैं। ये पॉइंट्स याद रखने हैं, यहाँ पे ये फंसाते हैं जो रेट है एक्सीडेंटल डेथ्स का वो डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है या सेम रहा है। तो याद रखना है इंक्रीज हुआ है कितना, लगभग 33.3, है ना, 24 में। तो सिंपल याद रखना है थोड़ा सा पॉइंट कि इंक्रीज हुआ है। अब मेजर कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू फोर्स ऑफ नेचर, मीन्स नेचर की वजह से कोई जो डेथ हो रही है उसमें सबसे बड़ा मेजर कॉज क्या है, तो आपको याद रखना है क्या, लाइटनिंग। ओके, अब आते हैं हाईएस्ट एंड स्टेट्स एंड यूटीज देख लेते हैं जिनके पास हाईएस्ट लाइटनिंग डेथ्स है। तो इसमें याद रखना कौन सा है, हमारा एमपी है। ओके, अब बात करते हैं परसेंटेज शेयर, देख लो ये इंपॉर्टेंट है, मेनली हमारे यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बोल रहे हैं कि एक्सीडेंटल डेथ सबसे ज़्यादा यूपी में हुई है, तो नहीं, यूपी क्या है, थर्ड नंबर पे है, हाईएस्ट नहीं है, ठीक है। मतलब बाकी के कंपेयर में करेंगे, अगर महाराष्ट्र, एमपी और यूपी निकालेंगे तो अदर स्टेट्स एंड यूटी को 26.2 में डाला है। तो ऑप्शन को देख के फिर एलिमिनेट कीजिएगा। तो महाराष्ट्र, एमपी के बाद हमारा क्या है, यूपी है, नंबर 1 पे मत डाल दीजिएगा। ये वाला पॉइंट हो गया। अब देखते हैं और हमारे पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो अब आते हैं हमारे टोटल सुसाइड्स एंड सुसाइड रेट पर, क्योंकि सुसाइड्स का ना अभी बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा न्यूज़ में चल रहा था। तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अच्छा कोई ऑफिशियल रिपोर्ट दे रही है तो हम उसे नोट कर लें, एंड स्पेशली फॉर आपके मेंस आप इन डेटा को भी नोट कर सकते हैं। अब ये याद रखना जो सुसाइड रेट है ना वो डिक्रीज़ हुआ है, हम न्यूज़ में देख रहे हैं, बट प्रीवियस के कंपैरिजन में अभी इस बार क्या हुआ है, थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, ये याद रखना है। अब सुसाइड रेट होती क्या है एक्चुअली, तो याद रखना सुसाइड पर लाख पॉपुलेशन, ठीक है, 1 लाख पॉपुलेशन के कंपैरिजन में देखते हैं। तो याद रखना ये चीज़, अगर मिलियन बोल दे, थाउजेंड्स बोल दे, 100 बोल दे, तो क्या याद रखना है, पर लाख पॉपुलेशन। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स पे। अब सुसाइड रेट इन सिटीज़ में देखा जाएगा तो याद रखना कि जो सिटीज़ में जो सुसाइड रेट है वो ऑल इंडिया सुसाइड रेट से क्या है, ज़्यादा है। ये वाले पॉइंट्स क्लियर रखना।
अब मेजर कॉज ऑफ सुसाइड क्या है, तो याद रखना फैमिली प्रॉब्लम्स। अगर इसमें देखेंगे तो कि नॉर्मली लोग सोचते हैं कि ड्रग अब्यूज़ हो गया या मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, तो नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे क्या है, मैरिज, फैमिली प्रॉब्लम्स, ये आपको याद रखना है। और अगर देखें कि मेल फीमेल में कौन सुसाइड ज़्यादा कर रहा है, तो याद रखिएगा मेल ज़्यादा कर रहे हैं। रेशियो क्या है, 73.5:26.5, ये आपको याद रखना है कि ओवरऑल रेशियो क्या है। अब बात करते हैं, तो ये आई थिंक ये मतलब जितना भी हमारा एनसीआरबी का डेटा था ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। ये डिक्रीज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ क्या हो रहा है, थोड़ा इस पर फोकस करना है। अब आते हैं, इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फेज 3, मतलब SIR। अभी आपको मतलब एक एक ये वाला पॉइंट नहीं देखना कि अच्छा इस स्टेट में ये हो गया है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। अपन को मेन ध्यान देना है कि SIR से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, हमें वो याद रखना है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बेसिस क्या है। अब SIR क्या है, मतलब ये वो एक्सरसाइज है जो कौन करवा रही है, इलेक्शन कमीशन करवा रही है। इसको पावर कहाँ से मिल रही है इसके लिए, तो याद रखना आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको याद होगा तो PYQs में हमारे एक तरफ आर्टिकल्स होते हैं, एक तरफ हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं। वो पूछ लेता है आर्टिकल 280 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 324 किससे रिलेटेड है, तो याद रखना 280 किससे है, फाइनेंस कमीशन से, 324 हमारे किससे, इलेक्शन कमीशन से। तो ये इस वजह से आपको ये आर्टिकल्स पता होने चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें बस आपको मेनली यही याद रखना है, बाकी के पॉइंट्स आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं असेंबली इलेक्शन रिजल्ट 2026। इस पर बेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि PYQs में भी हैं। वही मैच द कॉलम करके दे देते हैं वो लोग कि अच्छा इस स्टेट के CM कौन बने हैं, है ना, या उनके गवर्नर कौन है। मतलब इस तरीके से आएगा ना कि CM को ओथ कौन दिलवा रहे हैं, गवर्नर। तो एक तरफ तो दे देंगे कि CM, गवर्नर, और ये भी दे सकते हैं कि इस स्टेट से बने हैं, है ना। तो स्टेट और CM देता पूछेंगे कि इस गवर्नर ने ओथ दिलाई है, या CM एंड गवर्नर दे दिए, अब उनको मैच करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है हमें। अब देखो कि अभी रिसेंटली किस किस के इलेक्शन के रिजल्ट आए, तो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। तो हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, सबसे पहली चीज़ कि जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा इस बार पार्टिसिपेशन हुआ है वोटिंग सिस्टम में। और तमिलनाडु की भी बात करें तो वहाँ पे भी हाईएस्ट एवर था, ठीक है। पुडुचेरी में भी पहले से ज़्यादा हुआ है, ये चीज़ थोड़ा सा आपको याद रखनी है। जो हाईएस्ट एवर है मेन हमने उसको देखा है। अब वेस्ट बंगाल में जो CM बने हैं, कौन बने हैं, शुवेंदु अधिकारी। किसने उनको ओथ दिलाई, तो याद रखना गवर्नर RN रवि ने, ये चीज़ याद रखनी है। अब ये जो सेरेमनी थी ये कहाँ पे हेल्ड हुई, है ना, मतलब क्या सेलिब्रेशन भी चला था, तो याद रखना कि सेरेमनी हेल्ड हुई हमारी किस पर, पोचिशे बॉयशेक, ठीक है। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, बट देख लेना, ठीक है, इसको याद रखना है। और ये एक्चुअली क्या है कि 165th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही थी किसकी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। तो आपको ये वाले पॉइंट्स याद रखने हैं। अब आते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में अभी जो क्या बोलते हैं पार्टी थी वो फॉर्म की थी किस, और यही फाउंडर है कौन, C जोसेफ विजय। यही हमारे क्या बन गए हैं, CM बन गए हैं। और गवर्नर कौन है यहाँ पे, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अब आपके लिए पता है एक और थोड़ा इजी पड़ेगा कि ये जो हमारे गवर्नर है ना ये सेम है। अभी आगे हम देखेंगे कि तमिलनाडु में भी यही है, और आगे भी हम जब आएंगे तो अभी आप देखोगे कि सेम है। अब ये तो वही है कि पहले तमिलनाडु CM बने हैं विजय, जो कि ना तो DMK से बिलोंग करते हैं ना AIADMK से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब देखो केरल, मैंने बोला था, तो केरल के जो CM बने हैं वो कौन बने हैं, VD सतीशन। ये आपको याद रखना है। किस गवर्नर ने ओथ दिलाई है, तो याद रखिएगा राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अब यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर लो, अगर आपको स्टैटिक में चीज़ें पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं पता तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जो गवर्नर है वो 2 स्टेट्स का सेम पर्सन भी हो सकता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा किस आर्टिकल के अंदर ये वाली बात कही गई है। ओके चलिए आगे आते हैं। और असम में बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा ये CM बने हैं। ओके तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर हम पुडुचेरी की बात करते हैं तो कौन CM बने हैं, N रंगास्वामी। आइए आगे चलते हैं। तो ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब आती है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2024। तो ये क्या है, क्राइम इन इंडिया, ये भी कौन देगा, NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। अभी हमने आगे बढ़ा, किसके अंडर में आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है ये।
अब इसके की हाइलाइट्स क्या हैं कि जो एक डिक्लाइन हुआ है इंडिया में कितना 6% का, ये चीज़ याद रखनी है कि जो क्रिमिनल केसेस हो रहे थे इंडिया में उसका 6% क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, ये चीज़ याद रखनी है। अब आते हैं साइबर क्राइम, क्योंकि साइबर क्राइम अभी बहुत न्यूज़ में रहता है ना। तो साइबर क्राइम में आपको याद रखना है कि 17.9% क्या हुआ है, इंक्रीज़ हो रहा है। साइबर क्राइम तो इस टाइम बढ़ रहे हैं बट कितना अप्रॉक्स याद रखना 18% है ना, 17.9% क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। अब साइबर क्राइम में भी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम किस चीज़ में हो रहे हैं, तो उसको मार्क कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड, फिर सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन, फिर अगर हम देखेंगे तो हमारा एक्सटॉर्शन, ये आपको याद रखना है। फाइनेंशियल, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, देन एक्सटॉर्शन, ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब आते हैं हमारे, आगे चलते हैं। अब क्राइम्स अगेंस्ट विमेन देखते हैं, तो ये भी क्या हुआ है, स्लाइटली डिक्लाइंड हुए हैं, ये आपको याद रखना है। और अगर देखें कि ये किन केसेस के मतलब सबसे ज़्यादा ये लोग फेस कर रही हैं विमेन, तो याद रखना डोमेस्टिक वायलेंस एंड फैमिली रिलेटेड अब्यूज़ आज भी क्या है, मेजर कंसर्न है। और अगर हम बात करें कि जो मेजर क्राइम्स कैटेगरी का जो क्राइम है अगेंस्ट ह्यूमन, तो याद रखना क्या है, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, ये क्या है, सबसे बड़ा मेजर क्राइम है जो सबसे ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। अब स्टेट वाइज देखें कि वीमेन के अगेंस्ट क्राइम क्या है, तो ये हम यूपीपीसीएस के लिए देख रहे हैं अपनी सीरीज़ ना, तो इसमें आपको यूपी का तो याद रखना ही रखना है, तो याद रखना है ये, ठीक है। अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, खराबी न्यूज़ है, बट याद रखनी पड़ेगी अपने एग्जाम के लिए कि यूपी में क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन रिपोर्ट हुए हैं, है ना, तो ये याद रखना। एग्जैक्ट नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ यूपी में सबसे ज़्यादा है। और क्या याद रख सकते हो, ऑर्डर भी याद रखना कि क्या है, UMW, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में यूपी, फिर एम महाराष्ट्र, फिर हमारा वेस्ट बंगाल। अब ये थोड़ा अच्छी चीज़ है ना कि सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ ऐसे केसेस कहाँ पर है कि जहाँ वुमेन के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है, तो याद रखना है नागालैंड, सिक्किम एंड मणिपुर, तो नागालैंड, सिक्किम एंड मणिपुर, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। अब क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन देखें, तो ये भी क्या हुआ है, इंक्रीज्ड हुआ है, कितना 5.9%। तो चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो केसेस हैं वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा केसेस किस चीज़ के हो रहे हैं, किडनैपिंग के एंड एब्डक्शन के, ये आपको याद रखना है। अब एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट अगर हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स देखें, ठीक है, क्या है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो ये क्या हुआ है, डिक्रीज्ड हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, कितना 23.1%, ये आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जो ऐसे केसेस हुए हैं ST के अगेंस्ट में, तो वो कहाँ पर हुए हैं, MP में हुए हैं, ये याद रखना है। फिर अगर हम SCs की बात करते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट की, तो ये भी क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, कितना 3.6%। और सबसे ज़्यादा जो एट्रोसिटीज़ हो रही है शेड्यूल्ड कास्ट के अगेंस्ट में, तो वो कहाँ पे हो रही है, यूपी में, ये आपको याद रखने हैं पॉइंट कि अगर SCs के लिए पूछ रहे हैं तो यूपी में, और अगर STs के लिए पूछ रहे हैं तो MP में। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, मर्डर केसेस भी हमारे क्या हुआ है, मार्जिनल डिक्लाइन हुआ है, थोड़ा सा इसमें क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। अब बात करते हैं डेथ बाय सुसाइड्स की, है ना, तो जो डेथ्स अगर सुसाइड के थ्रू अगर हम देखें, तो याद रखना कि सबसे ज़्यादा कौन से लोग कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं या डेली वेज वर्कर्स हैं, तो ये वो हायर रेट ऑफ पर्सनस हैं जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। ओके, फिर अगर हम बात करें ड्रग ओवरडोज डेथ्स की, तो ये भी क्या हुआ है, शार्पली इंक्रीज हुआ है, ये कितना 50%, देख रहे हो कि 50% का राइज हुआ है एकदम से, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड इसको आप अपने जो GST हमारा जो हेल्थ वाला टॉपिक आ जाता है ना, साइंस एंड टेक जहाँ पे आ जाता है, और GS2 हेल्थ में, तो वहाँ पे भी आप इसको मेंशन कर सकते हो अपने मेंस वाले पॉइंट पे, तो उसको नोट करके रखिएगा। अब आते हैं हमारे तमिलनाडु में हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रग ओवरडोज डेथ्स हुई हैं, कितने केसेस हैं एग्जैक्टली वो याद रखने की जरूरत नहीं है, पर सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, तमिलनाडु में। और क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट्स देखें कि स्टेट के अगेंस्ट में, तो ये भी क्या हुआ है, हमारा इंक्रीज हुआ है, कितना 6.6%, ये आपको याद रखना है। अब चार्जशीट एफिशिएंसी, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो मतलब एफिशिएंसी देखेंगे हम चार्जशीट के टर्म में, तो याद रखना कि केरला, पुडुचेरी एंड वेस्ट बंगाल, केरला में सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, चार्जशीट रेट है, और फिर कहाँ पर है, पुडुचेरी में, फिर हमारा वेस्ट बंगाल में, मतलब ये एफिशिएंसी है इन लोगों की, तो याद रखना है KPW, केरला, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल। चलिए आगे चलें। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कहता है कि BCCI इज़ नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर RTI एक्ट, तो ये याद रखना है। अब ये किसने कहा होगा, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन
अब ऑलरेडी जैसे हमारी पॉलिटी की जो 1 पीरियड सीरीज़ चल रही है, हम हमारी हिस्ट्री की कंप्लीट कर चुके हैं, एंशियंट हिस्ट्री की। वहाँ आपने देखा होगा, अब प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो अगर चेक नहीं किया अभी तक तो जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पूरी स्टोरी हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मिनिमम टाइम में जितना पॉसिबल है, बट किसी भी पॉइंट को हम मिस नहीं कर रहे हैं। तो जब हमारा ये हम पढ़ेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ठीक है, तो वहाँ पे हम एक और अच्छे से कवर करेंगे। अभी सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने इसको बताया है, बट आपको अगर डिटेल में देखना है तो आप हमारी वाली सीरीज़ को देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा बीसीसीआई है ये आरटीआई के अंडर नहीं आता है। आरटीआई के अंडर नहीं है मीन्स ये स्टेट नहीं होगा अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि पब्लिक अथॉरिटी जो किस सेक्शन के अंडर आती है, सेक्शन 2H ऑफ द आरटीआई एक्ट। तो उन्होंने इसको मना कर दिया कि कवर नहीं होती है, क्योंकि ये क्या है, एक प्राइवेट एसोसिएशन है। किसके अंडर बना है तो ये भी याद रखना है, तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 के अंडर बना है। ये सिर्फ, और क्या बोला कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन होना किसी स्टैट्यूट में, वो एक पब्लिक अथॉरिटी का डेजिग्नेशन नहीं मिल जाता है, ठीक है, और ना ही सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड कर रही है इसको गवर्नमेंट। अब ये याद रखना है कि ये स्टेट नहीं है अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये वाला थोड़ा सा पार्ट में इंपॉर्टेंट ज़्यादा कहूँगी कि क्या कुछ मतलब रिकमेंडेशंस आई, तो याद रखिएगा। यस, 2015 में, और याद रखना कि हमारे जो यूपीपीएससी है पीवाई की सीरीज़ में आप देख रहे हो, है ना, कि कितने क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि सबसे पहले 2015 में जस्टिस RM लोधा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी, जिसने क्या बोला था कि हाँ बीसीसीआई में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, रिकमेंड किया था कि रिफॉर्म्स होने चाहिए। फिर इन्होंने क्या बोला था कि पार्लियामेंट इसको देखे आरटीआई एक्ट के अंदर लाने की कोशिश करे। फिर 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी रिकमेंड किया कि जो स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं उनको आरटीआई रेजिम के अंदर लेकर आओ, ठीक है, पर ये अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, रिकमेंडेशन अभी भी लॉ में नहीं बनी है, ये आपको याद रखना है। फिर हमारा क्या हुआ, बाद में पार्लियामेंट ने अभी 25 में क्या किया, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट लेके आए 25 में। उसने क्या दिया, लिमिटेड आरटीआई कवरेज दिया है, किसके लिए, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स के लिए, सारे स्पोर्ट्स के लिए नहीं है, याद रखना, ऑल स्पोर्ट्स आ गया तो गलत हो जाएगा, ओनली फॉर द रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स, ये आपको याद रखना है। अब आता है असम टेबल्स यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 26, पर्टिकुलर स्टेट दे रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और हमारे यूपी का भी नहीं है, तो इसलिए उतना ज़्यादा हमें वो नहीं है, पर हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बस थोड़ा सा ये पॉइंट याद रखिएगा कि असम जो लेके आए हैं ना, तो असम पहला स्टेट बना है नॉर्थ ईस्ट में, क्या याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट में पहला स्टेट बना है, और ओवरऑल देखेंगे इंडिया में तो थर्ड स्टेट बना है। किसके बाद, उत्तराखंड और गुजरात के बाद, जो कि यूसीसी वाले जो हमारे प्रोविजंस हैं उसको अडॉप्ट करने जा रहा है। अब ये याद रखना है यूसीसी हमारा किससे लिखना है, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो मतलब इसमें जो एक जितने भी हमारे सिविल कोड है वो यूनिफॉर्म रहेंगे, ठीक है। अब इसमें वो हमारे क्या क्या प्रोविजंस है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब बस थोड़ा सा एक ही सेक्शन याद रखिएगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, मुझे यहाँ दिख गया जो कि इम्पोर्टेंट है, कि जो आर्टिकल 244 क्लॉज ए है वो हमारे किससे रिलेट करता है, ऑटोनॉमस स्टेट्स विद इन द असम, इसके बारे में याद रखना है। आते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे, तो वो है वंदे मातरम अंडर नेशनल ऑनर लॉ। अभी आपने देखा होगा इस बार पहली बार हुआ हमारे ना 15 अगस्त पे, पहले वंदे मातरम गाया गया, वंदे मातरम मीन्स हमारा नेशनल सॉन्ग गाया गया है, और ये पहली बार हुआ ऐसे, है ना। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया था कि हमें अमेंड कर रहे हैं किसको, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 को। ये इंपॉर्टेंट है कि किस लॉ में चेंज लेकर आए हैं ना, किस एक्ट में चेंज लेकर आए हैं, किसको अमेंड किया है, तो याद रखना है किसको किया है, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। अब अगर आप नेशनल सॉन्ग को गाने से रोकते हो या इसकी इंसल्ट करते हो तो ये भी क्या होगा, पनिशेबल ऑफेंस होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहले क्या था अभी कि 1971 जो एक्ट था वो प्रोटेक्ट कर रहा था किसको, नेशनल फ्लैग को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनल एंथम को, ठीक है। अब हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो भी इसके अंडर आ गया है। अब बात है हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, वंदे मातरम, इसके बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बार न्यूज़ में रहा है एंड क्वेश्चन आने के मैं तो बोलूँगी 99% चांसेस हैं। 1% तो देखो हमें पॉज लेके चलना पड़ेगा, बट 99% चांसेस हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है इस बार ये, है ना।
तो अब देखते हैं कि वंदे मातरम किसने कंपोज किया था। तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। एंड सबसे पहले पब्लिश किस में हुआ था? बंगा दर्शन में। कब? 1875 में। और बाद में इसको कहाँ इंक्लूड किया गया? आनंद मठ में 1882 में। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले कहाँ पे? बंगा दर्शन में, नॉट इन आनंद मठ। फिर ये जो सॉन्ग था इसको म्यूज़िक किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और ये हमारा जो नेशनल सॉन्ग था ये एक पावरफुल सिंबल बना किसका? यूनिटी, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन टू द मदरलैंड। फिर 24 जनवरी 1950 को जो हमारे प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद ने, उन्होंने बोला कि जनगण मन तो हमारा नेशनल एंथम होगा जबकि वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग होगा। अब इसको सबसे पहले मतलब अगर हम देखें कि आईएनसी सेशन में कब गाया गया, तो आईएनसी सेशन 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया था। ये जब स्वदेशी एंड एंटी पार्टीशन मूवमेंट हो रहे थे ना, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था 1905 में, तब ये क्या बन गया था? एक रैलिंग क्राई बन गया। तो ये मतलब बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पे। इसने क्या किया? इंस्पायर किया है हमारे बहुत फेमस रिवॉल्यूशनरीज को, जैसे कि मैडम भीकाजी कामा या मैडम मदन लाल ढिंगरा, है ना। तो ये एक सिंबल बन गया था रेसिस्टेंस का एंड नेशनलिज्म का। ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे चलें। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0। अब पंचायत से रिलेटेड है तो किस मिनिस्ट्री ने दिया होगा? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसको रिलीज़ किया होगा। ठीक है, कब किया? नेशनल पंचायती राज डे कब होता है? 24 अप्रैल को होता है। ये आपको फैक्ट याद रखना है। अब ये जो इंडेक्स है ना, ऐसे नहीं है कि मतलब किसी भी सब्जेक्टिविटी नहीं है, ये किस पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव, मेजरल एंड वेरीफाइबल इंडिकेटर्स पे बेस्ड है। अब देखो, सबसे पहले मैं ये वाला पॉइंट बताऊंगी कि ये हमारे 5 ग्रेड में है, A+A, B, C, D। ए प्लस अचीवर, जो कि कोई भी पंचायत अभी इसमें नहीं आई है। ए वाला फ्रंट रनर, बी वाला परफॉर्मर, सी वाला एस्पिरेंट और डी वाला बिगिनर। और सबसे ज़्यादा जो नंबर है हमारे वो कहाँ पर है? सी, एस्पिरेंट कैटेगरी में। तो ये आपको याद रखना है, अचीवर में एक भी नहीं है और बाकी सबसे ज़्यादा किस में? सी में। सी क्या है? हमारा एस्पिरेंट है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम स्टेट वाइज परफॉर्मेंस देख लेते हैं एक बार। ये आपको याद रखना है कि अगर हम ए ग्रेड मतलब फ्रंट रनर के बारे में बात करते हैं तो TTA याद रखिएगा। ठीक है, त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। 3-4 बार पढ़ोगे, ठीक है, 2-3 बार वीडियो देख लेना, 3-4 बार अपने आप से रिवाइज कर लेना, याद हो जाएगा। अभी एग्जाम में टाइम है अपने पास, तो घबराना नहीं है कि यार इतने सारे स्टेट्स आ गए तो कैसे होगा। और हर बार ट्रिक लगाओगे तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, कि ट्रिक याद रखोगे या याद रखोगे। जैसे बेटर आपको याद हो सके वैसे याद रखो, बट मैं वही बोलूँगी 2-3 बार प्रैक्टिस करते रहो। 3-4 बार अपने हाथ से लिखोगे ना तो याद हो ही जाएगा, कैसे भूलोगे। ठीक है, तो ए ग्रेड में सबसे पहले कौन है? त्रिपुरा, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है। अगर बी ग्रेड की बात करें मीन्स परफॉर्मर पंचायत की, तो यहाँ पे हमारा यूपी है, इसलिए ये क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या है? यूपी, गुजरात, MP। यूपी, गुजरात, MP बी ग्रेड में। अब अगर हम डी ग्रेड की बात करते हैं मीन्स बिगनर की, तो यहाँ पे भी हमारा सबसे पहले कौन है? यूपी। तो यूपी, मणिपुर, छत्तीसगढ़। यूपी, मणिपुर, छत्तीसगढ़। तो यूपी हमें कहाँ देखने को मिला है? बी ग्रेड में और डी ग्रेड में। तो ये आपको याद रखना है। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेस्ट बंगाल ने कोई भी डेटा सबमिट नहीं किया। ये याद रखना कि कौन नॉन ऑनबोर्डेड स्टेट था, तो कौन है? हमारा वेस्ट बंगाल। जो थीम है पंचायत की, याद रखना कि 9 थीम्स में इसको रखा गया। पहला पॉवर्टी फ्री से रिलेटेड था, सेकंड हेल्दी, थर्ड चाइल्ड फ्रेंडली, फोर्थ वाटर सफिशिएंट, फिफ्थ क्लीन एंड ग्रीन, सिक्स हमारा सेल्फ सफिशिएंट, सेवेंथ वाला सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर्ड, है ना। फिर 8th वाले के बारे में बात करते हैं, गुड गवर्नेंस, एंड 9th वीमेन के बारे में। एंड ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है आपको थीम और मतलब प्रोविजन से रिलेटेड मैच द फॉलोइंग में, मैच द कॉलम में दे दें। तो थीम 1 पॉवर्टी, थीम 2 हेल्दी, थोड़ा SDG से भी कनेक्ट कर सकते हो आप, है ना, दिख रहा होगा आपको। तो थीम 1 पॉवर्टी, थीम 2 हेल्दी, थर्ड चाइल्ड, फोर्थ वाटर। वाटर अगर आ गया है तो अब साफ सफाई पे ध्यान दे दो। तो फिफ्थ हमारा क्या हो जाएगा? क्लीन एंड ग्रीन। 6 अब पानी भी है, ठीक है, हेल्थ भी आप ऑलरेडी बना चुके, तो अब आप सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, है ना। फिर अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन गया है तो सोशली जस्ट होना चाहिए, सिक्योर्ड होना चाहिए, तो 7 हो गया। अब ये सब है, सोशली जस्ट एंड सिक्योर है तो गवर्नेंस भी अच्छा होना चाहिए। एंड फिर लास्ट में गवर्नेंस अच्छा है तो मीन्स अब लड़कियों पर भी ध्यान दे लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीमेन फ्रेंडली पंचायत भी होनी चाहिए, इसको ऐसे याद रख सकते हो। थोड़े से स्टोरी बनाओ कि सबसे पहले पॉवर्टी हटा दो, फिर हेल्थ बननी चाहिए, हेल्थ के बाद बच्चों पे ध्यान, अगर हेल्थ होगी तो सबसे पहले हमारे बच्चे मतलब स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अब पानी चाहिए, ठीक है, पानी आ गया, साफ़ सफाई अच्छे से, जब साफ़ सफाई है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से दे दो, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो सोशली जस्ट एंड सिक्योरिटी आनी चाहिए।
जब ये होगा तो अच्छा गवर्नेंस होना चाहिए, अच्छा गवर्नेंस है तो विमेन पे भी ध्यान दो, है ना, ऐसे याद रख सकते हो। अब याद रखना कि टोटल 33 ने मतलब काम किया, 3 आउट रहे। एक तो हमने वेस्ट बंगाल देख लिया कि उसने तो भैया मतलब ऑन बोर्ड ही नहीं था वो, एंड 2 हमारे यूटीज़ हैं जिनका कंट्रीब्यूशन मतलब जो इसमें इंक्लूड नहीं थे, कौन कौन से, दिल्ली एंड चंडीगढ़, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्राम पंचायत ही नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि यस हमारी यूटीज़ भी हैं 2, दिल्ली एंड चंडीगढ़, क्योंकि यहाँ पे ग्राम पंचायत है ही नहीं। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पे, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026, है ना। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारा क्या एक एक्ट आया 25 में, तो हमारे रूल्स बन गए हैं। अब मेन पर्पज़ क्या है कि हमें क्या करना है, जो फाइनेंशियल वाले होते हैं ना उसको सेपरेट करना था, है ना, क्लासीफाई करना था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्लासीफाई कर रहे थे ऑनलाइन गेम्स को किस किस में डिस्टिंग्विश किया है ना। ये प्रोहिबिट कर रहे हैं ऑनलाइन मनी गेम्स को, किससे, जो परमिसिबल हैं, ई स्पोर्ट्स एंड ऑनलाइन सोशल गेम्स को। तो ये तो परमिसिबल हैं, बट रोक किसको रहे हैं, ऑनलाइन मनी गेम्स को रोक रहे हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब चलिए आगे आते हैं, देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसने एस्टेब्लिश किया है इसी एक्ट ने, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे 2 टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड अपीलेट मैकेनिज्म है, जहाँ पे 30 दिन और फाइनली आपको 90 डेज का टाइम दिया जाता है कि केसेस को कब तक ख़त्म करना है, 90 दिन के अंदर आपको ख़त्म कर देना है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। मतलब यूज़र सबसे पहले अथॉरिटी में 30 दिन के लिए जा सकता है, फिर अथॉरिटी कोशिश करेगी, अगर अपील किया गया है तो फिर 30 दिन में उसको कंप्लीट करने के लिए, फाइनली 90 दिन में उसको क्या करना है, केस कंक्लूड कर देना है। आते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो यह है 8th पोषण पखवाड़ा 2026। तो पोषण पखवाड़ा आपको याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी यहाँ पे इंक्लूड, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब ये आपको याद रखना है कि 8th वाला कब, मतलब नहीं याद रखना, सॉरी, 8th वाला हमारा 9 से 23 अप्रैल तक के लिए रहा, नहीं याद रखनी है ये वाली चीज़। अब आपको याद ये रखना है कि इस बार की थीम क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो थीम क्या थी, मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ। तो क्या करना है, मतलब जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो 6 साल में, स्टार्टिंग है 6 साल में, उसको मतलब क्या कर देना है कि मैक्सिमाइज करना है डेवलपमेंट को। क्योंकि एक ये वाली लाइन याद रखनी कि जो हमारे इंडियन पीएम है उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि अगर वेल नरिश्ड चाइल्ड होगा तो वो क्या बनेगा, फाउंडेशन बनेगा हमारे स्ट्रॉन्ग नेशन के लिए। ओके, उसके अलावा ये पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ये रिकॉग्नाइज करता है कि अर्ली चाइल्डहुड स्पेशली द फर्स्ट 1000 days वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्रूशियल हैं ब्रेन को डेवलप करने के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए एंड ओवरऑल वेलबींग के लिए। तो याद रखना है फर्स्ट 100 days नहीं है, कितने हैं, फर्स्ट 1000 days हैं। क्योंकि एग्जाम में ये लाइन भी फंसा देती है कि 1000 है, 10,000 है, 100 है, तो कई बार हमें क्या लगता है 100 days ही सही होगा, है ना। तो क्या याद रखना है कि नहीं, फर्स्ट 1000 days इज क्रूशियल। आइए आगे चलते हैं। अब आता है पैसिव यूथेनेशिया इन इंडिया। ये भी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा। तो पहला तो आपको केस से याद रखना है कि कौन सा केस हुआ था, हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो हमारा यूथेनेशिया है उससे रिलेटेड सिनेरियो बदल गया है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अब एक्चुअली हरीश राणा एक 32 ईयर के पर्सन थे, जो क्या हुआ 2013 में बालकनी से गिर गए थे। उसके बाद हेड इंजरी हुई काफ़ी सीवियर, एंड पता चला कि तब से इलाज चल रहा था, बट ये सही नहीं होंगे, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई थी इनको। तो उनके जो फादर थे वो हाई कोर्ट में गए थे इससे रिलेटेड केस के लिए, बट वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो फाइनली केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, है ना। तो यहाँ पे क्या था, वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थे, क्वाड्रीप्लेगिया मतलब दोनों हाथ दोनों पैर क्या थे, अब वो डिसेबल हो चुके हैं, 100% परमानेंट डिसेबिलिटी थी। तो उनके जो फादर थे पहले वो दिल्ली हाई कोर्ट में गए, बट रिलीफ नहीं मिला। फिर ये जो केस गया वो हमारे सुप्रीम कोर्ट में गया, एंड किसने मतलब कौन कौन से जजेस थे वहाँ पे, तो ये याद रख लीजिएगा, हो सकता है यूपीपीसीएस में उसको पूछ लें। तो याद रखना है कौन, जस्टिस JB पार्डीवाला एंड जस्टिस KV विश्वनाथन। इन्होंने क्या बोला कि आपको 2 मेडिकल बोर्ड्स बनाने पड़ेंगे, कि कॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा 2 मेडिकल बोर्ड्स का। अब जो मेडिकल बोर्ड्स थे उन्होंने भी बोला कि हाँ ये पर्सन सही नहीं हो सकता, नेग्लिजिबल चांसेस हैं रिकवर होने के, इसलिए जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने बोल दिया कि ठीक है आप पैसिव यूथेनेशिया कंडक्ट कर सकते हो। पैसिव यूथेनेशिया का मीन्स जो पर्सन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर चल रहा है ना, तो आप क्या करोगे, जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो बंद कर दो, डिवाइसेस हटा दो, एंड उसके बाद पर्सन की डेथ खुद हो जाए, है ना। तो ये क्या कहलाता है, पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव में होता है कि आप
कुछ ऐसा दे रहे हो जिससे पर्सन की डेथ हो जाए, मीन्स एक्सटर्नली हमने कुछ किया है बट पैसिव में हम कुछ नहीं कर रहे, जो मेडिकल डिवाइसेस पे वो है हम उसको हटा लेते हैं बस। तो आपको ये याद रखना है। तो यूथेनेशिया क्या होता है, इंटेंशनल टर्मिनेशन है पेशेंट की लाइफ का, उसी को ही जो उसकी सफरिंग है ना उसको ख़त्म करने के लिए। अब सोचो वो पर्सन का मतलब वो कभी सही ही नहीं होगा, वो परेशान है, तो इसलिए उसको रिलीफ करने के लिए क्या है, ये इंटेंशनल टर्मिनेशन होता है। तो पैसिव यूथेनेशिया का मतलब है कि विड्रॉल कर देते हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम को, जिससे लाइफ क्या हो सके, ख़त्म हो सके। अब क्या ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है, तो यस, आर्टिकल 21 क्या बोलता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर ये राइट टू लाइफ विद डिग्निटी भी है ना, वो मान लो पर्सन कभी सही ही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दुख में है, पीड़ा में है, सफरिंग में है ना, तो क्या ये सही है, नहीं तो उसको भी तो डिग्निटी से रहने का हक है ना। तो याद रखिएगा जो डिग्निटी वाला कॉन्सेप्ट है वो भी आर्टिकल 21 में है, तो इसलिए ये केस ने ये वाला जजमेंट दिया कि राइट टू डाई विद डिग्निटी भी है, पर ऐसा नहीं है कि अनरिस्ट्रिक्टेड राइट है डाई का, नहीं, मतलब हर केस में नहीं होगा, बट ऐसे जो रेयर केसेस हैं है ना, एंड ऑफ लाइफ रेयर केसेस हैं, तो यहाँ पर राइट टू डाई विद डिग्निटी भी है। अब ये भी नहीं है कि मतलब पैसिव यूथेनेशिया आ गया तो कोई भी डॉक्टर कर लेगा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। इसका भी ना हमारे पास एक प्रोसीजर होगा। तो प्रोसीजर क्या है, जैसे जो आप देखोगे तो ये मेडिकल बोर्ड बनाए जाएंगे। अभी देखा था सुप्रीम कोर्ट ने 2 मेडिकल बोर्ड्स के रिकमेंडेशन लिए थे, तो सिमिलरली यहाँ पे भी 2 मेडिकल बोर्ड होंगे। प्राइमरी मेडिकल बोर्ड जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है वहीं पे कॉन्स्टिट्यूट होगा। सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड ये क्या होगा, मतलब इसमें एक तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा और 2 क्या होंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे। तो दोनों बोर्ड्स को कंफर्म करना पड़ेगा कि पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि वो कभी सही नहीं हो पाएगा, तो इरिवर्सिबल है, रिकवरी पॉसिबल नहीं है। अगर पेशेंट डिसाइड नहीं कर सकता तो उसके फैमिली मेम्बर्स या जो लीगल गार्जियंस है वो अपनी कंसेंट प्रोवाइड करेंगे, तभी आप आगे प्रोसेस कर सकते हो कंटिन्यू। अगर अप्रूवल मिल गया है तो सब जो लाइफ सपोर्ट है जो मशीन से आप उसको हटा सकते हो ह्यूमन मैनर में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हटा दिए, ह्यूमन मैनर में हटाओगे। एंड उसको क्या मिलेगा, पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर मीन्स क्या होता है कि सीरियस इलनेस है कोई किसी पर्सन को, तो उसको उसकी केयर नॉर्मली अच्छे से मिलती रहे, ये वाली चीज़ है ना। जितने भी ओपिनियंस हैं, रिकॉर्ड्स एंड कंसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो क्या होंगे, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होंगे। ऐसे नहीं कि बस कर दिया, जो जो हो रहा है आपको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अर्लियर जो प्रोसेस थी वहाँ पे जुडिशियल और मजिस्ट्रेट लेवल का इंटरवेंशन बहुत था, पर इस बार वो बंद कर दिया, कम कर दिया है ना, क्योंकि 2023 में क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने सिंप्लीफाई कर दिया था इस प्रोसेस को। इनका जो जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट था उसको क्या कर दिया था, कम कर दिया था। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, मेजर जजमेंट्स ऑन यूथेनेशिया। ये भी क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस हैं। सबसे पहला मारुति श्रीपति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि जो राइट टू लाइफ है वो राइट टू डाई भी इंक्लूड करता है, स्पेशली कौन सी केसेस में, एक्सट्रीम सफरिंग में। नॉर्मली हमें क्या लगता है, अच्छा पहला केस तो मना ही किया होगा, नहीं, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि यस राइट टू डाई भी है, स्पेशली कब, जब आप क्या हो, एक्सट्रीम सफरिंग को फील कर रहे हो। नेक्स्ट आता है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड अ जनरल राइट टू डाई। ये आपको याद रखना है कि ज्ञान कौर केस में क्या बोला गया, आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड अ जनरल राइट टू डाई, जबकि ये जो स्पेस था ना ये छोड़ा गया किसके लिए, डिग्निफाइड डेथ के लिए टर्मिनल सिचुएशंस में। मतलब अगर वही कि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो डिग्निफाइड डेथ होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट केस आता है हमारा अरुणा रामचंद्र शानबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का। इसने पहला जुडिशियल रिकॉग्निशन दिया पैसिव यूथेनेशिया को, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। सीधे पूछ लेंगे कि विच जजमेंट गेव द जुडिशियल रिकॉग्निशन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द पैसिव यूथेनेशिया इन इंडिया, तो याद रखना कौन सा, अरुणा रामचंद्र शानबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 केस। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया पैसिव यूथेनेशिया एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कर देगा, हाई कोर्ट जब तक अप्रूव नहीं करेगी तब तक नहीं होगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट है हाई कोर्ट अप्रूवल एंड सेफगार्ड्स। फिर आता है 2018 का कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई गई थी, उन्होंने बोला कि यस राइट टू डाई विद डिग्निटी पार्ट हमारा आर्टिकल 21 का। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच जजमेंट स्टेट्स दैट द राइट टू डाई विद डिग्निटी इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, तो कौन सा है, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसने लीगली रिकॉग्नाइज्ड किया पैसिव यूथेनेशिया को। इसने ये भी रिकॉग्नाइज्ड किया कि जो लिविंग विल का कॉन्सेप्ट है या फिर एडवांस डायरेक्टिव का भी हमारे पास क्या है, प्रोविजन कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है।
अगर हम ग्लोबल पोजीशन की बात करें तो आपको क्या याद रखना है कि मतलब कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो यस, नीदरलैंड पे यूथेनेशिया और फिजिकल असिस्टेड सुसाइड्स क्या है, लीगल हैं। बेल्जियम की बात करते हैं तो ये इन्होंने भी यूथेनेशिया को लीगलाइज कर चुका है, ठीक है। कनाडा की बात करेंगे तो ये अलाउ करते हैं मेडिकल असिस्टेंस इन डाइंग, है ना। मतलब अगर मान लो कि ज़रूरत पड़ती है कि मेडिकल असिस्टेंस देना पड़ेगा किसी की डाइंग के लिए, तो वो भी देते हैं, पर कौन सी, जब बहुत ज़्यादा दर्द वाली कंडीशन हो, है ना, कि जिसको हम सही नहीं कर सकते। स्विट्जरलैंड में अलाउ कर रहा है असिस्टेड सुसाइड्स इफ़ नॉट मोटिवेटेड बाय सेल्फिश इंटरेस्ट, ओके। यूएस में भी सम स्टेट्स अलाउ करते हैं मेडिकल एड इन डाइंग अंडर डेथ विद डिग्निटी लॉज। जापान में कोई भी स्पेसिफिक यूथेनेशिया लॉ नहीं है, बट विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्टेड है लिमिटेड सिचुएशंस में, मतलब अगर ऐसे एक्सट्रीम रेयर केसेस हैं तो। ऑस्ट्रेलिया में वॉलंटरी असिस्टेड डाइंग को लीगलाइज किया गया है, जितने भी 6 स्टेट्स हैं उनके एलिजिबिलिटी सेफगार्ड्स होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो स्कूल एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात हो रहा है, तो किसने रिपोर्ट रिलीज़ की होगी, नीति आयोग ने, ये आपको याद रखना है ना। अब यहाँ पे हम आते हैं इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं हमारे। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जो रिपोर्ट है ये डेटा कहाँ कहाँ से ले रही है। तो UDISE, ठीक है, 2024-25 है ना, मतलब 2014-15 से 24-25 मीन्स 10 साल का उसने डेटा लिया है। फाइंडिंग्स ली हैं परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की, और ये रेफर करता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 21 का, मीन्स सारी रिपोर्ट्स को ये कंसिडर कर रहा है, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट दी है। ऑल्सो इसने क्या इंक्लूड किया है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, थोड़ा ध्यान रखना है कि अच्छा इसने सारी चीज़ों को कंसिडर किया है, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट बनाई है। अब यहाँ पे आपको मेनली क्या याद रखना है, जो नेशनल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर सेकेंडरी लेवल पे वो कितना है, 58.4% का है। मीन्स क्या है, यहाँ पे आप जो पार्टिसिपेशन है उसको क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। तो रिपोर्ट हाईलाइट क्या कर रहा है कि नीड है, हमें क्या करना है, जो ट्रांजिशन रेट है ना हर स्टेज पे, चाहे स्कूलिंग का हो और खासकर अपर प्राइमरी लेवल पे, तो वहाँ पे क्या है, उसको आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अब इसमें आते हैं ये तो हमारे नॉर्मल पॉइंट्स है कि हमें और प्रमोट कर सकते हैं ना, डिजिटल जो एक्सेस है स्कूल्स में वो बढ़ाना पड़ेगा। अब इस स्मॉलर एंड रिमोट स्कूल्स रिक्वायर स्पेशल असिस्टेंस किसमें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी हमारी लर्निंग में, असेसमेंट में, टीचिंग ट्रेनिंग में, स्कूल गवर्नेंस में। तो ये जनरल पॉइंट है, बस आपको याद रखना कि रिपोर्ट किसने रिलीज़ किया, नीति आयोग ने। कौन कौन से जो हमारी फाइंडिंग्स है उसको इंक्लूड किया है, तो UDISE 10 साल की, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017-21 का, और हमारा जो एनुअल स्टेटस है एजुकेशन रिपोर्ट 2024 का, उस उधर से भी ये प्रोविजंस को ले रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वन केस वन डाटा एंड सुसहायक। वन केस वन डेटा, केस से लग रहा है कि क्या होगा, ये जुडिशरी का है ना, तो आपको याद रखना है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इसने टेक्नोलॉजी को इनेबल कर रहे हैं जस्टिस डिलीवरी में। तो 2 इनिशिएटिव हैं, एक तो वन केस वन डेटा, दूसरा क्या है, सुसहायक। अब आपको याद रखना कि जुडी से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन भी आता है ना, वहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाए, डिजिटल के ऊपर आ जाए, है ना, तो आपको यहाँ पे जो जस्टिस जुडिशरी वाला पार्ट है वहाँ पे आप इन दोनों चीज़ों का नाम दे सकते हो, आधा और 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जैसे हमारा सुपेस जो था हमारा, है ना, तो उसको अब तक हम यूज़ करते थे, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। तो आपको क्या याद रखना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने अनाउंस किया कि मतलब जो जुडिशियल डेटा इंटीग्रेशन के लिए, केसेस को मैनेजमेंट करने के लिए, और जो पब्लिक है उसको कोर्ट सर्विसेज एक्सेस हो, इसलिए वो क्या लेके आए हैं, ये जो हमारे डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं इनको लेके आए हैं। अब जो वन केस वन डेटा है वो क्या है, डिजिटल इनिशिएटिव है जो कि केस मैनेजमेंट को क्या करेगा, स्ट्रीमलाइन करेगा हर लेवल पे। अब ये क्या करना चाह रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को तालुका से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, ठीक है। यहाँ पे क्या रहा है, यूनिफाइड डिजिटल सिस्टम रहे। तो सिंपल आपको क्या याद रखना है, ये जो हमारा इनिशिएटिव है वन केस वन डेटा, ये जुडिशरी से रिलेटेड है, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम चीज़ों को, सिंपल ये।
अब जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हमारा तालुका लेवल से सुप्रीम कोर्ट लेवल तक हो रहा है। अब सुसहायक क्या है? तो सुसहायक क्या है? हमारा एक चैटबॉट है, AI पावर्ड चैटबॉट है, जो कि इंटीग्रेट है किससे? सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से। ये क्या करेगा? अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको निकालने में आपकी हेल्प कर देगा। तो और ये चैटबॉट को बनाया किसने? ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा किसने? NIC ने, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने। किसके कोलैबोरेशन के साथ? सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के साथ। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो हमारा सुसहायक है, ठीक है, ये क्या है? चैटबॉट है, ठीक है। किसने बनाया है? NIC ने। किसके साथ? कोलैबोरेशन में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के साथ। तो ये आपको पॉइंट सारे याद रखने हैं। तो आज की क्लास में हम इतने ही टॉपिक्स ले रहे हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट आएगा नेशनल अफेयर्स का, उसमें हम आगे और टॉपिक्स लेंगे। 1 घंटे की मैक्स क्लास होगी, उससे कम ही रखेंगे। एंड तीसरे वाले पार्ट में हमारा ये नेशनल अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वाली सीरीज़ को अच्छे से कवर करते रहिए। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, काफ़ी टाइम है, पढ़िए रिवाइज़ कीजिए, पढ़िए रिवाइज़ कीजिए, बस यही काम है आप लोगों के पास ना। तो आपको बस यही अच्छे से करना है, एग्ज़ाम निकालना है। सीधी सी बात ये है, एग्ज़ाम किसी भी फालतू के मोटिवेशन से नहीं आएगा, है ना। मतलब यस, मोटिवेशन होना चाहिए, बट ये नहीं कि आप सिर्फ मोटिवेशन देख रहे हो, नहीं। आपकी मेन चीज़ क्या है? वही बोरिंग लाइफ आपका एक जरिया है जिससे आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। अपना पढ़ो, रिवाइज़ करो, पढ़ो, रिवाइज़ करो, मल्टीपल रिविजन्स करो। जब ये हो जाए उसके बाद टेस्ट लगाओ, PYQs करो। PYQ सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है। हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की जो सीरीज़ है, 1 पेजर सीरीज़, वो कंप्लीट हो चुकी है, वो आपके पास अवेलेबल है। उससे रिलेटेड जितने भी MCQs थे, है ना, प्रैक्टिस MCQs, वो भी अवेलेबल है। PYQ सीरीज़ हम चला ही रहे हैं, UPPCS वाली, जिसमें हम 25 का पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, 24 का हमारा चल रहा है। आज से हमने मेंस वाली सीरीज़ भी शुरू की है, जिसमें हमने 25 के 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, GS 5 के ना। तो आप देखो, आपके पूरा स्ट्रीमलाइन चीज़ें मिल रही हैं आपको, प्री बेसिस भी मिल रहा है, मेंस पर भी मिल रहा है। तो उस पर फोकस रखिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ आपके पास चीज़ें बहुत है करने के लिए। तो अपनी पहले चीज़ें क्लियर रखो कि हाँ, हमें एग्ज़ाम देना है तो प्री पे फोकस चाहिए, ठीक है। मेंस के बिना कुछ होगा नहीं, तो अक्टूबर तक तो हम मेंस खींच सकते हैं ना। तो जो हमारा GS 5 है, GS 6 है, GS 4 है, अगर हमने ये कंप्लीट कर लिया ना हमारा, तो हमारी बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी कि मेंस के बाद हम ऑलरेडी, अच्छा यार ये वाला पॉइंट तुम्हारा कंप्लीट है। और GS 1 2 3 ऐसा पार्ट होता है जो हमारा प्री से भी रिलेट करता है। तो हमें मतलब बहुत ही मेंटली सिक्योर वाली फीलिंग आती है कि ये है, अब सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। और PYQs अगर आपके हो गए हैं तो आई बेट कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे लेवल पर है ना। तो ये याद रखिएगा, इसलिए हम PYQs ले रहे हैं। 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और आप देखोगे तो पोस्ट में डेली मैंने 2 क्वेश्चन अपलोड किए हैं, जिससे 2025 का पेपर तो आप ऑलरेडी कर ही चुके हो। GS 5 का 2024 का पेपर चल रहा है, जो कि जल्दी ख़त्म होने वाला है। वीडियो लेक्चर्स भी आपको इस पर मिल रहे हैं, तो अक्टूबर तक तो आप इसको भी करिए। प्री के लिए आपको अपना मेन टाइम देना ही है। तो हमारी 1 पेजर जो सीरीज़ है ना, उसमें हम हमारी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर ही चुके हैं, पॉलिटी की चल रही है, और डेली हम उस पर MCQs भी करवा रहे हैं। तो उस सीरीज़ का फ़ायदा उठाइए। एंड आज से हमारी ये करंट अफेयर्स भी शुरू हो गया है, आई दृष्टि का। तो इसको अच्छे से सारी सीरीज़ का फ़ायदा उठाइए, है ना, मल्टीपल रिवीजन कीजिए, और यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तब तक के लिए अपना रिवाइज़ करती रहिए, पढ़ते रहिए। एंड जहाँ पे भी कोई भी इशू आएगा, आप टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड कुछ भी हेल्प लगती है तो हमें ज़रूर बताइएगा। कोई भी इशू हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। चलिए फिर हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।